हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रपॉन। चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट कॉलम्स एंड आर्टिकल्स देखते हैं। आज दो अखबारों को लेते हैं, हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। हिंदू का एक कॉलम है, ऑटोनॉमी ऑयल्स द व्हील्स ऑफ हायर एजुकेशन एक्सीलेंस। ये जो पूरा कॉलम है ये इस पे आधारित है। इसका फोकस ये है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, उनके पास ऑटोनॉमी नहीं है। ऑटोनॉमी नहीं है तो सारे डायमेंशंस आउटकम की सफर करती हैं, उसके बारे में है। तो शुरुआत में अब ये जो पूरा आर्टिकल है इसका जस्ट मैंने आपको देने की कोशिश की है, हायर एजुकेशन के बारे में है। और इसमें बोला गया है कि शुरुआत में बोला गया है कि अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो हमारे जितने भी इंडिया लेवल पे हायर इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी आती है वो काफ़ी नीचे हैं। जहां दुनिया की बात की जाए, क्यूएस रैंकिंग के अनुसार तो 521 से 530 के बीच में आते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में देखें तो 801 से 1000 में आते हैं। और अगर एसोसिएटेड रिव्यू ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज देखा जाए तो 601 से 700 में आते हैं। तो मतलब वर्ल्ड लेवल पे हमारे इंस्टीट्यूशंस कहीं भी नहीं एग्जिस्ट करते हैं और हायर एजुकेशन में हमारी परफॉर्मेंस वर्ल्ड में अच्छी नहीं है। तो उसके लिए सबसे बड़े इशू जो बोली है ऑथर ने, कॉलमिस्ट ने, वो बोली है कि ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोनॉमी होगी तो उससे आउटकम्स बेहतर होने लगेंगे। अब ऐसा है क्यों, रैंकिंग हमारी क्यों है? एक वजह यह है कि हमारे सिस्टम में, हमारे इंडिया में जो वन साइज फिट्स अप्रोच है वो चलती है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सभी यूनिवर्सिटीज को एक ही सी ग्रांट देती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वर्क ऑफ द यूनिवर्सिटी। दूसरा, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो माइक्रो मैनेजमेंट तक करती हैं, राइट फ्रॉम द एकेडमिक recruitment, right from the syllabus prescription, right from recruitment of the staff, everything from A to Z is done by the UGC। जब ऐसा होता है, रेगुलेटरी बॉडीज ही सब कुछ करने लगती हैं, तो यूनिवर्सिटीज कंफर्ट जोन में आ जाती हैं। उनका कुछ भी इनोवेशन का करने का दायित्व तो नहीं बनता है ना, मोटिवेशन होता है। इस आर्टिकल में एक एग्जाम्पल दिया है यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन का, जहां पर सभी यूनिवर्सिटीज पब्लिश करती हैं कि वो कहां तक ऑटोनोमस हैं 4 डायमेंशन पर। कितनी ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी उनके पास है, कितनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनके पास है, स्टाफ रिक्रूट करने की ऑटोनॉमी कितनी है, एकेडमिक ऑटोनॉमी कितनी है। जब इन चारों डायमेंशन पर यूनिवर्सिटीज अपनी रैंकिंग को करती हैं, अपनी परफॉर्मेंस बताती हैं, तो ऑब्वियसली जो ऑटोनॉमी है वो बेहतर निकल के आती है और यूनिवर्सिटी अच्छा परफॉर्म करने में सक्षम रहती है। इसलिए जो आउटसाइड यूनिवर्सिटी लोग होते हैं, इन्फ्लुएंसेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ में हर डायमेंशन को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्रस्टीज़ हों या डोनेशन देने वाले हों या पॉलिटिशियंस हों या ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल हो। इसकी वजह से जो यूनिवर्सिटीज़ का आउटकम है वो सही नहीं है और हायर एजुकेशन की जो कंडीशन वर्ल्ड एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हमारी काफ़ी पुअर है। और जब हायर एजुकेशंस का हर तरीके से इनटेक कलर्ड रहेगा, इन्फ्लुएंस रहेगा, तो हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारी कह सकते हैं कि जो हमारे एसेट्स हैं, वो उतने बेहतर नहीं होंगे। इसलिए पूरा आर्टिकल इस लॉजिक पे लिखा गया है कि जैसे वर्ल्ड में ऑटोनॉमी दी गई है इंस्टीट्यूशंस को, वो इंडिया में इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें ऑथर ने यह भी बोला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वो सारे प्रावधान हैं जिसमें हर तरीके की ऑटोनॉमी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को दी जा रही है, तो उस पर अमल करना चाहिए ताकि फाइनेंशियल हर तरीके की ऑटोनॉमी से थिंग्स विल इम्प्रूव फाइनली। तो ये आर्टिकल पूरा का पूरा ऑटोनॉमी पे है। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी भारत में बहुत ज़रूरी है। आइंस्टीन ने भी इसमें एक आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि क्योंकि एकेडमिक ऑटोनॉमी थी मेरे पास तो मैं सत्य की खोज कर पाया, और ऐसा था इसलिए मैं बता पाया और लिख पाया जो मैंने खोजा। तो जब तक ऑटोनॉमी नहीं होगी तब तक सही काइंड ऑफ रिसर्च नहीं होगी, अध्ययन नहीं होगा, और जब तक सही अध्ययन नहीं होगा तब तक सामाजिक समस्याएं, हर तरीके की समस्याओं का हल निकाल पाना मुश्किल है। इसलिए ऑटोनॉमी इज़ वेरी वेरी नेसेसरी, जो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। दिस इज़ वन पर्टिकुलर थिंग। फैकल्टीज़ को अपना करिकुलम तय करने की अनुमति होनी चाहिए, लोअर लेवल के स्टाफ को रिक्रूट करने की अनुमति, मतलब एवरीथिंग शुड बी डन विद इन द यूनिवर्सिटी एंड द पीपल वर्किंग इन द यूनिवर्सिटी। नथिंग फ्रॉम आउटसाइड शुड बी देयर विच कैन इन्फ्लुएंस द आउटकम। अगला आर्टिकल देखें तो अगला आर्टिकल ईडब्ल्यूएस
जजमेंट पे है। ईडब्ल्यूएस पे मैं एक दो और डिस्कशन दे चुका हूं आपको, बट ये ईडब्ल्यूएस पे यहां पर एक काउंटर व्यू है। ऑथर ने ये बोला है कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है उसमें जो जजमेंट आया है वो गलत है। तो उसका जिस्ट देख लेते हैं। अब ईडब्ल्यूएस जजमेंट है क्या, सबसे पहले 2-3 इसके बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। 2019 में पार्लियामेंट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, जिससे 2 क्लॉज जुड़ गए। आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6, ये दोनों के दोनों इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। आर्टिकल 46 वो आर्टिकल है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो कहता है कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड किया जाए, उनके साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। इस बेसिस पे ही सरकार ने लॉजिक दिया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बनाई गई है। इसको चैलेंज कर दिया गया और जिस केस में चैलेंज किया था उसका नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022। इस केस का नाम है जिसमें ईडब्ल्यूएस जजमेंट चैलेंज हुआ था और इसमें 2-3 बातें रखी गई थी कोर्ट के सामने। एक तो ये है कि ये जो 103rd अमेंडमेंट एक्ट है ये थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, कि संविधान का एक मूलभूत ढांचा है जो केशवानंद भारती केस में दिया गया था 1973 में, इसलिए ये सस्टेनेबल नहीं है। दूसरा, हमारा संविधान इंडिविजुअल इकोनॉमिक स्टेटस को रिजर्वेशन का बेसिस नहीं मान सकता। ये एक्सक्लूजनरी है, मतलब इसमें जो 16 में रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा है, इसमें एससी एसटी ओबीसी को नहीं लिया गया है, वो गलत है। और ये 50% की जो लिमिट इंदिरा साहनी केस 1992 में, मतलब मंडल कमीशन केस में दी गई थी, वो गलत है। इस पे चैलेंज हुआ था, उस पे जजमेंट आया और जजमेंट 3:2 से आया है। 3 जजेस ने एक तरफा बोला है, 2 जजेस ने एक तरफा बोला है। अब यह बात यह आ रही है कि सबसे पहले तो 5 जजेस ने बोला है कि जो इकोनॉमिक बेसिस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, सरकार चाहे तो इकोनॉमिक बेसिस पर रिजर्वेशन दे सकती है। अब समझने की बात यह है, जब हम इकोनॉमिक बेसिस की बात करते हैं एज पर वेरियस कमेंट्रीज, इकोनॉमिक बेसिस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। द टर्म इकोनॉमिक बेसिस एंटेल्स, इसमें इन्निहित है सोशल एजुकेशनल चीजें भी इन्निहित होती हैं। खाली सिर्फ इनकम के बेस पे से कह दिया जाए तो गलत है। सोशल बैकवर्डनेस एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस आर इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो इस बेसिस पे कोर्ट ने बोला है कि इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन 2 जजेस ने बोला है, जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने बोला है कि जो एक्सक्लूजनरी प्रिंसिपल है, मतलब जिसमें एससी एसटी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, ये गलत है, ये उनके साथ अन्याय है और ये जजमेंट बिल्कुल सही नहीं है। इस जजमेंट को अनपॉपुलर माना गया है अदरवाइज कुछ सर्किल्स में। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये बोला है, जैसे एडीएम जबलपुर जजमेंट आया था इमरजेंसी के समय, जिसमें पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था, ऐसा ही इसको माना जा रहा है। ये एक नेगेटिव जजमेंट है, इसको सही नहीं मान रहे हैं। रिजर्वेशन का जो लॉजिक है वो ये दिया जाता है कि ये जो सोसाइटी में स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज होती हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए है, उनको रिजॉल्व करने के लिए हुआ करता है, ताकि रिप्रेजेंटेशन बढ़े, जो जहां से पावर फ्लो करती है, जहां निर्णय लेने की क्षमता जिन पदों पर, जिन सेक्शंस में या जिन ग्रुप्स में होती है, संस्थाओं में होती है, इंस्टीट्यूशंस में होती है, वहां एससी एसटी ओबीसी का या अनरिप्रेजेंटेड का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब वो वहां पहुंचेंगे तब वो सही निर्णय ले पाएंगे, उनके हक में फैसला हो सकेगा। जो जितने निर्णय लेने वाले एरियाज है या पोजीशंस है, उन पे सिर्फ चंद वर्गों के लोग ही उनको अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। तो रिजर्वेशन का बेसिक मतलब होता है टू एनहेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनरिप्रेजेंटेड। जब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में बहस हुई थी पूना पैक्ट को लेके, और मुस्लिम्स को जब रिजर्वेशन की बात मिंटो ने समझाई थी 1907-1906 में, तब यही बोला था कि यू पीपुल आर अनरिप्रेजेंटेड इन द असेंबलीज। हमने अब पॉलिटिकल फ्रीडम थोड़ा बहुत अलाउ किया है, जिसमें देखा गया है कि असेंबलीज वगैरह में या व्यापार वगैरह में यू पीपुल आर अनरिप्रेजेंटेड। तो जब आप सेपरेट इलेक्टोरेट मांगेंगे तो आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा और जिससे आप डिसीजन मेकिंग बॉडीज का पार्ट हो पाएंगे। ऐसा ही लॉजिक यहाँ दिया गया है कि जो अनरिप्रेजेंटेड हैं उनका इंसिडेंस एडुकेसी आ जाए रिप्रेजेंटेशन में, इसलिए एससी एसटी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस में न लेना ये गलत है। रिजर्वेशन का मतलब होता है सब्सटेंटिव इक्वलिटी। सब्सटेंटिव इक्वलिटी तभी आती है
जब हर तरीके से व्यक्ति का इकोनॉमिक, सोशल और एजुकेशनल विकास हो जाए। और जो रिपरेशन है, दूसरा होता है रिपरेशन। रिपरेशन का मतलब है कि जो गलत हुआ है, हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है, उसके लिए कंपनसेटरी है, ये उसके लिए कंपनसेशन दिया जा रहा है, इस उद्देश्य पे दिया जाता है। इसलिए किसी भी तरीके से SC, ST, OBC को EWS कैटेगरी से निकालना इज अगेंस्ट द बेसिक आइडिया ऑफ रिजर्वेशन। तो ये आर्टिकल बेसिकली ये कहता है कि ये होना चाहिए। दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड इज, कल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि राजीव गांधी का जो केस था उसमें से जो बाद लास्ट के 6 कन्विक्ट्स हैं उनको भी रिहा कर दिया गया। अब सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 2-4 इसमें से टाइमलाइन देख लेते हैं जो आपको जस्ट समझने में आसानी रहेगी। एक तो ये कि 1991 में राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया गया था। राजीव गांधी हैड सेंट इंडियन पीस कीपिंग फोर्स इन लंका। लंका में जो इंडियन तमिल्स हैं, श्रीलंकन तमिल्स हैं, उनके साथ जो श्रीलंकन जो सिन्हालीज हैं, वहाँ की जो ग्रुप चलता है वहाँ पर, उनके खिलाफ एथनिक वॉयलेंस हुआ करती थी, जिससे वहाँ ये आतंकवादी गुट डेवलप हो गए जो लिट्टे हुआ करता था, सो कॉल्ड आतंकवादी ग्रुप यू कैन से। लंका के संदर्भ में वो आतंकवादी हुए और तमिल के संदर्भ में वो फ्रीडम फाइटर्स हो जाते हैं। बहरहाल जो भी है, उसमें फिर इंडिया ने जब सपोर्ट मांगा श्रीलंका ने, तो राजीव गांधी ने 1988-89 में वहाँ इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज दी थी। इसलिए श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स नाराज थे राजीव गांधी से, और जब इलेक्शन रैली वगैरह चल रही थी तो राजीव गांधी श्री पेरुम्बदूर में गए थे, वहां पर उन पे हमला हुआ था और वो उनकी डेथ हो गई थी। फिर सरकार ने, केंद्र सरकार ने CBI स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की, जिसने इंक्वायरी करके दी। उसके बाद लोग अरेस्ट हुए। टाडा में, टाडा कानून पहले हुआ करता था, अब खत्म हो गया, और 26 लोगों को इसमें डेथ सेंटेंस दे दिया गया। अप्रैल 2000 में तमिलनाडु गवर्नर ने नलिनी श्रीहरन, जो वुमेन कन्विक्ट है जो कल रिहा हुई हैं, उनका डेथ सेंटेंस कम्यूट कर दिया गया था। गवर्नर के पास आर्टिकल 161 में पावर होती है कि वो किसी की डेथ सेंटेंस को, कम्यूट का मतलब होता है इंटेंसिटी कम कर देना, जब सेंटेंस का करैक्टर कम कर दिया, जैसे डेथ सेंटेंस को लाइफ में बदल दिया जाए कम्यूटेशन, तो डेथ से वो लाइफ में बदल दिया गया था। सोनिया गांधी का, मतलब गांधी फैमिली का जो व्यू पॉइंट था वो थोड़ा सा इमोशनल था। ये कह सकते हैं कि वो उसे बहुत ज्यादा नहीं रिवेंज के तौर पे ले रहे थे, और वो कहते थे कि सरकार जो चाहे इनको माफी दे सकती है। अगस्त 2011 में पिरारी वलन ने मर्सी पिटीशन फाइल किया था राष्ट्रपति के समक्ष, वो कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पिरारी वलन का डेथ सेंटेंस लाइफ में कम्यूट कर दिया, इम्प्रिजनमेंट अलोंग विद 2 ऑफ द अदर प्रिजनर्स। 3 लोगों का जो डेथ सेंटेंस था वो लाइफ में कम्यूट हो गया। 2014 में शत्रुघ्न चौहान केस भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है, जब कोई मर्सी पिटीशन दाखिल करता है राष्ट्रपति के सामने, गवर्नर के सामने, और बहुत दिन तक उस पर फैसला नहीं होता है, इसका मतलब उस व्यक्ति का आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। 21 का मतलब है राइट टू लिव विद डिग्निटी। किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया गया है और उसने मर्सी पिटीशन लगाया है, वो इस होप में है कि शायद मुझको माफी मिल जाएगी। एवरी डे ही इज डाइंग और ही इज जस्ट वेटिंग फॉर हिज डेथ, कि हो सकता है अगर नहीं वो मिला माफी तो मैं मर जाऊंगा। इसलिए सरकारों को, जो कि सरकार मर्सी पिटीशन पे फैसला नहीं कर पा रही है, इसलिए आर्टिकल 32 में हम रिट को एक्सेप्ट करते हैं और डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर देते हैं लाइफ सेंटेंस में, बिकॉज इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21। शत्रुघ्न चौहान केस 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और यहां पर यही हुआ। पिरारी वलन और 2 लोगों के जो जजमेंट था, डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया गया था। सितंबर 2018 में तमिलनाडु कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया और गवर्नर को ये एडवाइस कर दिया कि आप पिरारी वलन को रिलीज कर दीजिए। गवर्नर के पास 161 में पावर होती है, मैंने आपको बताया। आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन पे अधिकार होता है, 161 में गवर्नर के पास अधिकार होता है। और ये माना जाता है दोनों आर्टिकल्स में कि ये डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है, राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। मतलब जो यहां सरकारें कह देंगी वो उनको मानना अनिवार्य है। तो ये दिया गया था। गवर्नर ने ये जो पिटीशन था, जो पिरारी वलन ने आर्टिकल 161 में दिया है मर्सी पिटीशन, और जो कैबिनेट की एडवाइस है वो राष्ट्रपति को भेज दी, जो कि असंवैधानिक है हर तरीके से। मार्च 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने पिरारी वलन को बेल दे दी और उसके बाद मई 18 में उसको रिलीज कर दिया। इस तरीके से पिरारी वलन को रिलीज कर दिया गया, उनका सेंटेंस खत्म हो गया। अगस्त 2012 में पिरारी वलन के केस के बेसिस पर बाकी लोगों ने भी अपनी रिट लगा दी, एप्लीकेशन लगा दी। फाइनली कल सुप्रीम कोर्ट ने उन सबको भी रिलीज कर दिया। अब ये पूरा एक जजमेंट आ गया जिसमें सेंटेंसेस माफ कर दिए गए।
अब इस पूरे इसमें बात निकल के आती है जो इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है, टॉकिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस ऑन द फ्राइडे जस्टिस केटी थॉमस। जस्टिस केटी थॉमस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है in demanding the release of Rajiv Gandhi convicts. He says there are two schools of thoughts. Retentionists want to keep convicts in prison indefinitely. एक तो होते रिटेंशनिस्ट, वो मानते हैं कि जिन्होंने गुनाह किया है वो सारी जिंदगी जेल में रहें और वो उसकी सजा पाए। While abolitionists oppose capital punishment and favor reformatory justice. ये कहते हैं डेथ सेंटेंस अबॉलिश होना चाहिए और व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए। कोर्ट ने भी बोला है कि इन सबका कंडक्ट बहुत अच्छा रहा है इस 30 साल के दौरान, और इन लोगों ने, कुछ लोगों ने एजुकेशन की है, कुछ लोगों ने बड़ी बड़ी डिग्रीज ले ली हैं, हर तरीके से इन्होंने अच्छा व्यवहार करके दिखाया है, इस बेसिस पे छोड़ना गलत नहीं है। He says, I would say that I am an abolitionist. At this moment, I can only say that I am happy for the fact that they have been released at least for now. उनको छोड़ दिया गया है, तो ये लॉजिक दिया गया है। अब यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें हिंदू में ये लिखा हुआ है। हिंदू क्या कहता है, मद्रास हाई कोर्ट के पास जब ये एप्लीकेशन लेके गए कन्विक्ट्स, तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा गवर्नर का सिग्नेचर बहुत जरूरी है। सरकार ने कह दिया गवर्नर को कि आप पिरारी वलन को रिलीज कर दीजिए, इन लोगों को रिलीज कर दीजिए, सफिशिएंट नहीं है। जब तक गवर्नर सिग्नेचर नहीं करेगा आर्टिकल 161 में, तब तक ये बात पूरी नहीं होगी। तो गवर्नर का बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 142 जैसी पावर नहीं है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने की आजादी दी गई है। इसका मतलब होता है कोर्ट ये देखता है कि अगर कानून में गैप है, पॉलिसी में गैप है और लगता है कि ये इनजस्टिस हुआ जा रहा है, तो आर्टिकल 142 एक बहुत वाइड पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट इन वॉइड्स को, गैप्स को फिल करके कंप्लीट जस्टिस के हिसाब से फैसला ले लेता है। तो आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के लिए होता है, हाई कोर्ट के लिए नहीं होता। पिरारी वलन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नर को एडवाइस दी जाती है मर्सी पिटीशन में, वो बाइंडिंग होती है, गवर्नर को माननी जरूरी होती है। गवर्नर के पास संविधान में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो गवर्नर को यह अलाउ करे कि गवर्नर राज्य सरकार की एडवाइस को राष्ट्रपति के पास भेज दे, जहां तक मर्सी पिटीशन की बात है। कोर्ट ने यह कहा, द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नर्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू कम्यूटेशन एंड रेमिशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है सेंटेंस को कम कर देना, रेमिशन का मतलब होता है सेंटेंस की ड्यूरेशन को कम कर देना। फिर कोर्ट ने कहा, नो प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन पॉइंटेड टू अस और एनी सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स टेंडर्ड एज टू द सोर्स ऑफ द गवर्नर्स पावर टू रेफर अ रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार की एडवाइस भेजने का कोई प्रोविजन संविधान में हमें दिखाया नहीं गया है, ना ही ऐसा है, और ये हर तरीके से संविधान की स्कीम के अगेंस्ट है। गवर्नर को एडवाइस दी गई है, उसे मानना जरूरी है। वो एक बार चाहे तो वापस भेज दे सरकार को, लेकिन सरकार दोबारा कहेगी तो उसे मानना जरूरी हो जाता है। इसलिए आर्टिकल 142 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल की पावर है वो उसने इस्तेमाल की है और पिरारी वलन को जस्टिस दे दिया था। उसी बेस पर ये जो 6 लास्ट कन्विक्ट हैं इनको भी रिलीज कर दिया गया है। सो दिस इज द 3 इंपॉर्टेंट यू कैन से कॉलम्स एंड आर्टिकल्स फ्रॉम हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। तो आज आपको अलग तरीके से बताने की कोशिश की गई है। आर्टिकल लिया गया है, उसके जो छोटे छोटे नोट्स हैं वो साइड में लिख के समझाने की कोशिश की गई है, और इसका एम्बिट बढ़ाएंगे और इसे एक्सपेंड करेंगे ताकि टू दी पॉइंट आपको नोट्स मिल जाएं और इशू समझ में आ जाए। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।